हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं बिना देर के आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज के सुपर 25 क्वेश्चंस को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? तो सबसे ठंडा ग्रह देखते हैं। ऑप्शन ए है यूरेनस, ऑप्शन बी है नेपच्यून, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है मंगल। बात करें मंगल की तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी इसे कहा जाता है। बात करें इसमें से सही आंसर की हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। यूरेनस जो है सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो ऐसा कौन सा, यहाँ पे भरना है आपको, खाली जगह यहाँ भरना है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। ऑप्शन ए है मर्केली स्केल है, सिस्मोग्राफ है, ऑप्शन सी है रिक्टर स्केल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन सा है जो भूकंप की क्या तीव्रता को मापता है। तो भूकंप की तीव्रता को हम कहाँ मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर स्केल पे मापते हैं। कहाँ मापते हैं? तो रिक्टर स्केल पे मापते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सा लेख या कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 226 यानी कि 226। तो शिक्षा से संबंधित की अगर हम बात करें तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, अनुच्छेद 21A यानी कि 21A किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, बात करें 32 की तो इसको संविधान की आत्मा, इसको जो है संविधान की आत्मा, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जी ने। किसने कहा? BR अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है इसमें? संवैधानिक, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है, एकदम सारे एक्सप्लेनेशन को याद रखना है। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पूछ ले कभी कि आर्टिकल 32 में है क्या, तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आर्टिकल 29 क्या है? यह अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा भारत का पहला बंदरगाह है जिसको हरित बंदरगाह कहा जाता है या फिर हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? कौन सा बंदरगाह है? तो देखते हैं, दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर जो कि कहाँ पे है? अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पारादीप कहाँ पे है? यह ओडिशा में है। पारादीप कभी पूछ ले, बंदरगाह ही पूछ ले कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, अब देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में हो गया। और हल्दिया बंदरगाह यह कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। और यही जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, हल्दिया बंदरगाह ही भारत का पहला हरित बंदरगाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? क्यों अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है इसे? क्योंकि अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो इसी शैवाल को खाकर क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, इसीलिए इसे अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है।
ऑप्शन ए है बुलेरिया यानी कि एसिटा बुलारिया है, ग्रेसिलेरिया है, क्लोरेला वल्गारिस है या फिर बेलोनिया है। इसमें से किसे अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। क्लोरेला वल्गारिस, इसको पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उत्तराखंड कोई पीसीएस ले लीजिए। वनडे एग्जाम्स में तो पूछा गया है। पीसीएस के पीटी में भी इसको बहुत बार पूछा गया है, क्लोरेला वल्गारिस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो माजुली द्वीप, कच्चा थीवू द्वीप, चोराव द्वीप, मुनरो द्वीप। तो भारत और श्रीलंका के मध्य की बात करें तो कच्चा थीवू, कौन सा है द्वीप? कच्चा थीवू द्वीप। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 7वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहला फर्स्ट पूछा है तो कौन थे? देखते हैं। सीडी देशमुख, बी सुकुमार सेन, सी अमर्त्य सेन। ये क्या है? अर्थशास्त्री हैं। क्या है ये? अमर्त्य सेन क्या है? अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। सी राजगोपालाचारी, तो कौन है जो पहले भारतीय गवर्नर हैं? तो ये थे सीडी देशमुख। वर्तमान की भी बात कर लेते हैं क्योंकि पहला पूछा है तो आपसे वर्तमान भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? ये हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 2018 से ये बने हुए हैं। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले उर्जित पटेल थे, 2018 में वो रिटायर हुए और उनकी जगह पे शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। लगातार 2018 से अब तक बने हुए हैं शक्तिकांत दास जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर को राज्य अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई? यानी कि मणिपुर राज्य को कब जो है पूर्ण राज्य, यानी कि कब इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया था मणिपुर को? मणिपुर है कहाँ पे? तो देखिए, ये होता है पूर्वोत्तर का भाग में बना दे रही हूँ, सारा मैप तो नहीं लेकिन हम पूर्वोत्तर के भाग को बना रहे हैं। ठीक है, अब ये होता है, ये ऊपर वाला भाग अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल। इसके नीचे क्या आता है? नागालैंड आता है। नागालैंड के बाद से क्या आता है? मणिपुर आता है। और ये लटका हुआ जितना पोजीशन है यह क्या है? मिज़ोरम है। MI लिख दे रही हूँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो ये क्या? अंडमान। ऊपर क्या हो गया? तो ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके नीचे नागालैंड, फिर ये है मणिपुर और ये है मिज़ोरम। तो इस पूर्वोत्तर का यह कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर का राज्य है। तो इस मणिपुर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो देखते हैं, 1 मई 1960 को, 20 फरवरी 1987 को, 26 अप्रैल 1975 को या 21 जनवरी 1972 को। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, मणिपुर को। देखिए मैप में एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि इस मणिपुर को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो 21 जनवरी। कब? 21 जनवरी 1972 को। यानी कि 1971 में क्या, देखिए बांग्लादेश का मुद्दा बहुत ट्रेंड में है तो इसको भी याद रखिए। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली थी? 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली और उसके ठीक 1 साल बाद अपने मणिपुर को भी 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए एक एक प्रश्न को लिंक करके पढ़ते चलिए तो आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, भूलेंगी नहीं और एग्जाम में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। 9वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी की बात कर रहा है कि आरबीसी के निर्माण में मदद करता है? तो देखते हैं, विटामिन B6 है, विटामिन B3 है, विटामिन B10 है या विटामिन B5 है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो आरबीसी को बनाने में मदद करता है और न्यूक्लिक एसिड को? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, विटामिन B10। कौन सा है? तो विटामिन B10। ठीक है, विटामिन B10 है, यही क्या करता है? आरबीसी और न्यूक्लिक एसिड को बनाने में मदद करता है, इनके निर्माण में मदद करता है। ठीक है, एक का और प्रश्न बनता है B12 से। किससे? B12 से। ये क्या है? कोबाल्ट।
कोबाल्ट, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका पूरा नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है इसका? पूरा नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन इसका पूरा नाम है। तो याद रख सकते हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। देखते हैं, एक 10वां प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि जो माध्यम होता है, कोई भी माध्यम हो, और उसके तापमान, अगर उसका तापमान बढ़ जाए तो ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए स्टील है, ये क्या स्टील है, और इसका तापमान बढ़ गया, अब इसमें ध्वनि की गति कैसी होगी, आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखते हैं, गति में कमी होगी, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर ये स्टील है और यह गर्म हो गया तो अपरिवर्तित तो बिल्कुल नहीं रहेगी, बल्कि ध्वनि की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो कम नहीं होगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न हमारा है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? घरों में अक्सर यूज किया जाता है यह दवा। तो देखिए क्या नाम होगा उसका, कि चूहों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हम इसको। मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है जिंक फॉस्फाइड, या फिर डी है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या होगा, चूहे मारने की दवा में कौन सा तत्व होता है, कौन सा रसायन होता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जिंक फॉस्फाइड। क्या होता है? तो उसमें जिंक फॉस्फाइड होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, यानी कि स्टेट और यूटीज़ दिया गया है, उसके बाद से उनकी क्या कैपिटल्स को दिया गया है, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें, यानी कि कौन सा जो है उसकी राजधानी नहीं है। देखिए, राज्य और राजधानियाँ, जो भारत के राज्य और राजधानियाँ हैं, उसकी एक क्लास में अलग से लेके आऊँगी और उसको मैं मैप से समझाऊंगी। सारे राज्य और सारी राजधानियों को मैं मैप से समझाऊंगी अच्छे से। अब देखते हैं, ऑप्शन ए है तेलंगाना हैदराबाद, असम का दिसपुर है, लक्षद्वीप का कावारत्ती है, और मध्य प्रदेश का लखनऊ। लखनऊ किसका है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। मध्य प्रदेश का क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी? कंफ्यूज नहीं होना है, भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। असम का दिसपुर है, तेलंगाना का हैदराबाद है, और लक्षद्वीप का राजधानी, बहुत बार इंपॉर्टेंट है यह, क्योंकि बहुत बार ये इसको पूछा गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है, यही बेमेल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? अब आपसे पूछा है कि जब पृथ्वी की आयु की गणना होती है तो उसमें से कौन से तत्व के समस्थानिक, ठीक है, उसके कौन सा तत्व है जो उसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कौन सा है वह चीज़ जिसके समस्थानिक का उपयोग होता है। कोबाल्ट है, कार्बन है, सोडियम है, रेडियम है। कोबाल्ट मैंने बताया किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। साइनोकोबालामिन का नाम है, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक चीज़, एक एक प्रश्न और एक एक एक्सप्लेनेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर, देखिए प्रश्न एकदम सिंपल है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया इसने प्रश्न का। तो कार्बन, सोडियम या रेडियम, ऑप्शन क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, पृथ्वी की आयु की गणना के लिए हम किसका? कार्बन डेटिंग जो होती है विधि, उसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 14वां प्रश्न हमारा है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? कौन सा जो वायसराय है उसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? देखिए, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड हार्डिंग है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड हार्डिंग। बात करें भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी, जिसने मुंबई से ठाणे के बीच, कहाँ से? मुंबई से ठाणे, ठीक है, मुंबई से ठाणे जो था, मुंबई से ठाणे, ठीक है, मुंबई से जो ठाणे था, यहाँ पे क्या ट्रेन चलवाया था पहली बार इसने। भारतीय रेलवे का जनक इसीलिए इसे कहा जाता है।
आगे देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। यानी कि चिली जो एक देश है उसकी मुद्रा के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है पेसो, ऑप्शन बी है यूरो, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है पाउंड। तो डॉलर कहाँ पे चलता है? यूएसए में। कहाँ पे चलता है? यूएसए में। ठीक है, यूरो यूरोप में चलता है। लेकिन चिली की मुद्रा के बारे में पूछें तो क्या है? चिली की मुद्रा पेसो। क्या है? चिली की मुद्रा जो है पेसो है। ठीक है, आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगा जिसमें देश और उनकी मुद्रा, एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा, वहाँ पे देश और उनकी मुद्रा सारे एक जगह इनका लिस्टिंग दे दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से एक बार में ही अच्छे से याद कर सकें, फिर उसको बार बार रिवीजन कर सकें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 16वां प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। यानी कि लखनऊ में जो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन ए है तात्या टोपे, जो कि इन्होंने कहाँ से? कानपुर से किया था। कहाँ से किया था तात्या टोपे ने? तो कानपुर से किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई या कहाँ से? तो इन्होंने झांसी से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? झांसी से। नाना साहब ने कहाँ से किया हुआ था? तो यह भी नाना साहब, ये भी कानपुर से। कहाँ से? नाना साहब भी कानपुर से। और नाना साहब का उपनाम, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि इनका उपनाम क्या है नाना साहब का। तो धोधू पंत। क्या है? देखिए धोधू पंत की नाम थोड़ा सा सुनने में है हंसी वाला, बट ये बहुत बार इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया। नाना साहब का उपनाम क्या है? धोधू पंत है। अब बात करें अगर लखनऊ से, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए कानपुर से तात्या टोपे और कानपुर से ही नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 17वां प्रश्न है, वह यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने, जो कि 1893 में, कब? 1893 में शिकागो गए थे। कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। किस लिए गए थे? विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए थे शिकागो। सैयद अहमद खान, HP ब्लावटस्की या आत्माराम पांडुरंग। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने? HP ब्लावटस्की ने किया था। ठीक है, ब्लावटस्की ने किया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। बट ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न हमारा है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। यानी कि जो क्वांटम की थियोरी है उसको किसने दिया था, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को। ऑप्शन ए है नील बोर, बी है प्लैंक, सी है रदरफोर्ड और डी है J.J. थॉमसन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्लैंक महोदय ने क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन को दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 19वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखते हैं, मैक्सिको का पठार जो कि मैक्सिको में है, दक्कन का पठार, अरब का पठार या तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे बड़े पठार की बात करें तो यह कहाँ पे है? तिब्बत का पठार, जो कि है कहाँ पे? लोकेटेड कहाँ पे है? तो यह तिब्बत में ही लोकेटेड है। कहाँ पे है? तिब्बत में है तिब्बत का पठार, और यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि विश्व की छत किस पठार को कहते हैं। प्रश्न मैं लिख देती हूँ पूरा। ठीक है, विश्व की छत किस पठार को कहते हैं? तो किस पठार को जो है विश्व की छत कहते हैं? पामीर। यह भी कहाँ पे है? पामीर। यह भी कहाँ पे है? यह पामीर भी तिब्बत में ही है और इसे विश्व की छत कहा जाता है, पामीर के पठार को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो हवा में क्या है? प्रमुख अनुपात में मिक्स है या मौजूद है। तो देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन,
ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन, तो कौन सा है? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्या है? नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है हमारे वायुमंडल में? तो हमारे वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो कितना है? 78% है। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट कितना है? 21% है। और ये कितना है? 78% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? देखिए, राजधानी आपसे एक और पूछ लिया, देश और राजधानी। उधर चिली की मुद्रा पूछ लिया था। क्या पूछा था? चिली की मुद्रा पूछा था। यानी कि देश और मुद्रा पूछा है, और देश और राजधानियाँ भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए बैंकॉक, किसकी राजधानी बैंकॉक है? बैंकॉक यानी कि कौन सा सर क्वेश्चन घुमा दिया है, आपसे राजधानी दे दिया बैंकॉक, अब यह किस देश की राजधानी है आपको ये बताना है। थाईलैंड, चीन, ब्राज़ील या घना? तो बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक है। और यह बैंकॉक किसके लिए, यानी कि थाईलैंड रबर का प्रमुख उत्पादक है। किसका है? रबर का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? जो चट्टान होता है उसमें उत्तल जो चीज़ें होती है उसको क्या बोला जाता है? सिंक्लाइन बोला जाता है, क्रिस्टलाइन बोला जाता है, एंटीलाइन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चट्टान में उत्तल को क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीलाइन बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम पूछा हुआ है, तो सतलुज को क्या बोलते हैं? सरस्वती, कुभा, सिंधु या फिर सतुद्री? सतलुज बहुत इंपॉर्टेंट, यह क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ये। इस सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या? सतुद्री है। क्या है? सतुद्री है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम सतुद्री। ठीक है, 24वां प्रश्न है, इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। ये रोम क्या है? इटली की राजधानी है रोम। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो कहाँ है? टेम्स, लंदन। टेम्स नदी के किनारे क्या है? टेम्स, जिसे कहीं कहीं क्या लिखा रहता है? थेम्स लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टेम्स और थेम्स में दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। टाइबर, एवन और टाइन। देखिए ये टाइन, अगर यहाँ पे टाइन की जगह राइन रहता, क्या रहता? राइन, तो राइन नदी के किनारे कौन सा? जर्मनी जो है राइन नदी के किनारे है। कौन सा है? जर्मनी राइन नदी के किनारे है। ठीक है, और पूछा है इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, टाइबर। टाइबर नदी के किनारे क्या है? रोम। अब देखिए कैसे याद करेंगे, तो भाई रोम जो है, टाइबर यानी कि टाइगर को डिनोट कर लीजिए। अब टाइगर को देख के आपके रोम रोम क्या हो जाएंगे? थर्रा जाएंगे। तो रोम इटली की राजधानी कहाँ पे है? टाइबर, यानी कि टाइगर को देख के रोम रोम क्या हो गया? थर्रा गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको कभी नहीं भूलेगा। आज का अंतिम प्रश्न है 25वां, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे TIR कहा जाता है, टोटल। ठीक है, इसको TIR भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, याद रखिएगा यह परावर्तन है। देखिए यहाँ विवर्तन है, यहाँ परावर्तन है, लेकिन यह क्या है? अपवर्तन है। लेकिन यह परावर्तन पर काम करता है, न कि विवर्तन पर, न कि अपवर्तन पर। मान लीजिए कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीन ऑप्शंस में कौन सा लगाएं, नहीं पता है। लेकिन याद रखिए हमेशा ऑप्टिकल फाइबर किस पर? परावर्तन पर काम करता है, न तो विवर्तन पर और न ही अपवर्तन पर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो बड़ी बड़ी पाइपें आती हैं एक देश से दूसरे देश में जो बिछ के आती हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है, जो समुद्र में बिछाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता, कभी ख़राब नहीं होंगी, ये ऑप्टिकल फाइबर वाली जो पाइपें होती हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सुपर 25 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम दें, SSC हो, CSSC, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, या फिर जितने भी वनडे एग्जाम्स है, सब के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। GK GS की 25 क्वेश्चन, ये रामबाण साबित होगा ये सीरीज़ आप सबके लिए, और यह कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल ब्रेक नहीं किया जाएगा।
पिछले कुछ समय से कक्षाएं ब्रेक थी क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से। फ़िलहाल मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपकी कक्षाएं इसी तरह से लगातार आपको मिलती रहेंगी और आपके सिलेक्शन तक ये क्लासेस चलती रहेंगी और सिलेक्शन होते रहेंगे आप सबके। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।